इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। इटावा से बड़ी खबर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। हादसे का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जहां बस हादसे में 30 लोग घायल हो चुके हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बस में सवार थे 45 लोग। 30 लोगों की घायल होने की ये सूचना सामने आ रही है और गंभीर घायलों को सिफई पीजीआई किया गया है भर्ती। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की इटावा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा, 45 लोग इस पर सवार थे। अगर बात की जाए, यात्रियों से भरी बस जो है हादसे का शिकार हुई है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस वक्त यह हादसा हुआ था और बस में तकरीबन 45 लोग सवार थे। बस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देखिए गाड़ी किस तरीके से जो बस है वो पलटी हुई है। बस में 45 लोग सवार थे, 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों को सिफई पीजीआई किया गया है भर्ती। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की इटावा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा, हादसे का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस। और साथ ही तस्वीरें आप देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये बस पलटी है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह पूरा हादसा हुआ है। हादसे का शिकार हुए यात्रियों से भरी हुई बस। हालांकि बस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग 45 लोग बताए जा रहे हैं कि बस में सवार थे। तो गंभीरों को पीजीआई भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का। बात सबसे पहले यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर करेंगे। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस बार विधानसभा का सत्र बेहद ही छोटा होगा। साथ ही कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 65 साल से अधिक उम्र के विधायकों को सत्र में वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। सत्र के दौरान विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और ग्लव्स पहनकर सदन में आने का निर्देश भी दिया गया है। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार 16 विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी। वहीं आगरा की हम बात करेंगे, जहां पर बस हाईजैक के आरोपी प्रदीप गुप्ता का एनकाउंटर हो गया है। इस दौरान बदमाश प्रदीप के पैर में गोली लग गई। वहीं प्रदीप का एक साथी मौके से भागने में फरार भी हो गया। वहीं बिजनौर की हम बात करेंगे, जहां पर एसपी रहे संजीव त्यागी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। मुरादाबाद आईजी ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे, उम्मीद की जा रही है कि आईपीएस संजीव त्यागी के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। और आखिर में बात आसमानी आफत की। इस वक्त यूपी के 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। घाघरा, कोसी, यमुना नदी गंगा उफान पर है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी में हो रही बारिश से हालात बेहाल है। सड़कें तालाब बनी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। इन बड़ी और अहम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर फिलहाल आज की जो बड़ी खबरें हैं उसमें क्या कुछ जो विश्लेषण है वो निकल कर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र यूपी विधानसभा में पहली बार वर्चुअल कार्यवाही भी की जाएगी। 65 साल के ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। सरकार 16 विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी, लेकिन कोरोना काल में विधायकों को रहना होगा सतर्क, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। विधायकों को मास्क और ग्लव्स पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ 3 दिन का ही ये मानसून सत्र होगा, यानी कि बेहद छोटा ये सत्र होगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। और देखिए, यूपी विधानसभा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्चुअल तरीके से जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी? मानसून सत्र को लेकर सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और इस बार वर्चुअल तरीके से ये मानसून सत्र। जी बिल्कुल, यहाँ पर 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और जाहिर है कि इस मानसून सत्र में आपने देखा था कि जो हम विपक्ष है वो आज से हमलावर शुरू हो गया है। सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो देखने को मिला था मानसून सत्र को लेकर के, जिसमें उन्होंने कोरोना से लेकर के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को अपने ट्वीट के जरिए से योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में ही विधानसभा के जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा
प्रतिमा पर इस विषय को लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे। 9 बजे से उनका प्रदर्शन जो है वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अभी शुरू हो जाएगा, जिसमें विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के जो विधायक हैं, दोनों ही सदनों के जो विधायक हैं वो एक साथ यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करेंगे और गेट नंबर 1 पर विधानसभा पे प्रदर्शन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला है ये पूरा सत्र। हालांकि इसमें एक विधेयक भी सरकार जो है वो पास करा रही है, जिसको लेकर के अभी से ही चर्चा या विवाद जो है वो शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि सीएए को लेकर के जो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुए थे और जो सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ था, वो विधेयक भी सरकार जो है इन 3 दिनों के मानसून सत्र में पास करवाएगी। हालांकि पहला दिन जो है वो जो मौजूदा समय में जो सदस्य थे विधानसभा के, जिनकी असमय मृत्यु हो जाने की वजह से यहाँ पर पहला दिन शोक की वजह से शोक संवेदना व्यक्त करके बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी के बचे 2 दिन जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाले हैं। और आज पहला दिन भी हंगामेदार इसलिए है क्योंकि जो विधान सभा और विधान परिषद के समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो आज सुबह से ही यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं और एक प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो जाहिर है कि पहले दिन से ही हंगामा जो है वो शुरू हो जाएगा। ये ज़रूर है कि सदन आज शोक संतप्त होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आज सुबह से ही जो एक चर्चा है विधानसभा मानसून सत्र को लेकर के वो शुरू हो जाएगी और जो एक हंगामा है वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। विजय, बिल्कुल सीधे तौर पर हम देखें 3 दिन का ये सत्र है, काफी छोटा है और कई ऐसे काम है जिन्हें निपटाना भी जरूरी हो जाता है। विधानसभा सत्र में अगर हम बात करें, आपने कहा प्रदर्शन होने वाला है थोड़ी देर बाद, यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, कोरोना काल है और इसी वजह से छोटा सत्र रखा गया है। 65 साल से अगर ऊपर के उनकी बात की जाए तो उनको सीधे तौर पर वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। तो पहली बार ऐसा यूपी के विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल होने की वजह से यहाँ पर उन सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए यहाँ पर वर्चुअल तरीके से शामिल होने की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो 65 साल से ऊपर के सदस्य हैं उन्हें वर्चुअल तरीके से सदन में जोड़ा जाएगा, यानी वो उस समय उस सदन में उपस्थित माने जाएंगे इस नई नियमावली के अनुसार। यानी वर्चुअल तरीके से वो पूरी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, अपने प्रश्नों को वो रख सकते हैं, अपने प्रश्नों का जवाब सीधे ले सकते हैं। यानी वो वहाँ पर उपस्थित न होकर के अपने जगह बैठ करके वर्चुअल तरीके से पूरे सदन की कार्रवाई को बाकायदा उसमें अपने प्रश्नों को रखते हुए भाग ले सकते हैं। हालांकि ये भी है कि कल से ही जो भी विधान परिषद के सदस्य थे और जो विधानसभा के सदस्य थे उनकी बाकायदा कोरोना टेस्ट की जांच हुई है। जो विधानसभा और विधान परिषद के कर्मचारी थे उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव मिले भी हैं। विधानसभा और विधान परिषद के कुछ सदस्य भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो उन्हें सबको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है और उन सबका इलाज चल रहा है। और जो सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं वो सभी सदस्य यहाँ पर आज की कार्रवाई में जो है वो भाग लेना शुरू करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में एक साथ भीड़ करीब 403 के आसपास विधायक हैं जो यहाँ पर भाग लेते हैं। हालांकि करीब 7 विधायक जो हैं वो इस समय कम हुए हैं समय मृत्यु की वजह से। और इसके अलावा बात की जाए वरिष्ठ सदस्यों की तो वो भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें कि कुछ कर्मचारियों की भी संख्या घटी है, क्योंकि करीब विधानसभा के अंदर 20 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे और करीब विधान परिषद में भी संख्या इसी के आसपास थी जो कि कोरोना पॉजिटिव होने जांच के समय पाए गए थे। तो कुछ कर्मचारियों की संख्या भी कम जरूर होगी, लेकिन जाहिर है कि ये मानसून सत्र भी जरूरी था क्योंकि सरकार को कई सारे विधेयक इस समय पास कराने थे और इसके लिए सत्र का आह्वान जरूरी था। इसी वजह से सत्र आहूत भी किया गया है और इन 2 दिनों के जो बचे हुए सत्र के समय में हंगामा भी होगा, सरकार कुछ विधेयक भी पास कराएगी और जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र हालांकि काफी लंबा होता है लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे छोटा रखा गया है। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन और क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पटल पर रखा जाएगा? देखिए, पटल पर तो ये माना जा रहा है करीब 1 दर्जन से ऊपर विधेयक जो हैं वो मुख्य रूप से पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन एक विधेयक प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा चर्चा में है, नागरिक संशोधन कानून जो है, जिसको लेकर के आपने देखा था कि काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे। कई ज़िलों में जो है वो आगजनी हुई थी, काफ़ी जगह लोग एक साथ इकट्ठा होकर के प्रदर्शन भी किए थे और काफ़ी ज़्यादा जो संपत्तियाँ थी उसका नुकसान हुआ था। राजधानी लखनऊ में भी आपने देखा था कि काफ़ी संपत्तियों का नुकसान हुआ था, कई जगह आगजनी हुई थी और सार्वजनिक संपत्ति
नुकसान होने की वजह से कई लोगों के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मसले पर सरकार को आदेश दिया था कि इन पोस्टर्स को हटाया जाए। हालांकि यहाँ कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए से सरकार जो है वो कानून भी लेकर के आती है, लेकिन राज्यपाल के जरिए बनाए गए कानून जो है वो कुछ माह के लिए ही होते हैं और यहाँ पर बाकायदा विधानसभा और विधान परिषद के जरिए से जब उसे पास कराया जाता है तो अस्थायी कानून हो जाता है। तो इसको लेकर के सरकार जो है वो अस्थायी कानून बनाने जा रही है, यानी इस तरह के प्रदर्शन के दौरान भविष्य में कोई भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो पुलिस के जरिए खींचे गए फोटोज के जरिए से उन संपत्ति की वसूली प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के से वसूला जाएगा। तो इस कानून को यहाँ पर आज कल पटल पर रखा जा सकता है और उसे सरकार पास भी कराने की पूरी कोशिश करेगी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में इसे आसानी से पास करा करके कानून के रूप में इसे मूर्त रूप दिया जा सके। और भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कम से कम लोग जो हैं इस बात से डरेंगे कि उस तरह के प्रदर्शन में न शामिल हों, क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं और कहीं पर भी आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता है तो उनकी वसूली उन्हीं सब लोगों से की जाएगी। बाकायदा पोस्टर्स लगा करके पिछली बार आपने देखा था कि वसूली का ऐलान किया गया था, हालांकि उस समय भी काफी विवाद हुआ था और इस बार भी माना जा रहा है कि इस तरह के कानून को जब पास सरकार यहाँ पर कराएगी तो विपक्ष जो है इस पूरे मसले पर हंगामा कर सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश का ट्वीट सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी और बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। तो जातीय उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था पर सरकार को जवाब देना होगा। ट्वीट के जरिए ये सीधे तौर पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। और साथ ही हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा सत्र को लेकर कि विधानसभा का जो सत्र है कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। हालांकि 3 दिनों तक ये सत्र चलेगा, कोरोना काल है, लेकिन ऐसे में अखिलेश ने लिखा कि सरकार को कोरोना, बेकारी, बेरोजगारी पर भी जवाब देना होगा। जातीय उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था पर भी देना होगा जवाब। बीजेपी सरकार की ठोको नीति आंतरिक कलह का कारण है। तो यहां पर सीधा निशाना और यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश का ट्वीट सामने आया है और सीधे तौर पर ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर घेरा जाएगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आईपीएस संजीव त्यागी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईजी रमती शर्मा ने शासन को भेजी है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। तो एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। संजीव त्यागी मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जा सकती है। डीजीपी के जरिए शासन को भेजी गई है रिपोर्ट। रिपोर्ट में थोक में तबादले करने की बात भी कही गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रवि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे। संजीव त्यागी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश शासन ने 16 अगस्त को 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसकी जो सूची है वो जारी की गई थी। एसपी बिजनौर संजीव त्यागी को एसपी प्रतापगढ़ के पद पर तैनाती दी गई थी। संजीव त्यागी जो है 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि एसपी बिजनौर के पद पर स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद संजीव त्यागी ने नियमों को दरकिनार करते हुए जिले में निरीक्षक से लेकर सिपाही तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी वो सवालों को घेरे में। और ये भी जो जानकारी आ रही है कि उसके लिए जो पैसे हैं वो लिए गए हैं। फिलहाल अभी ये भी माना जा रहा है अभी इस मामले की जांच हो सकती है और इसको लेकर ही जो सवाल हैं वो अभी इन पर उठ रहे हैं। रवि, एसआईटी को जांच सौंपी जा सकती है? जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मामला निकल कर आया है कि ट्रांसफर होने के बाद इन्होंने भारी संख्या में जो है वो जो स्थानांतरण वो किए थे और इसको लेकर जो कि जांच में भी खुलासा हो रहा है और इस मामले की जो जांच है वो की जा सकती है और इस जांच के आधार पर ही जो आगे की जो चीज़ें हैं वो सामने आएगी। हालांकि ज़रूर है कि डीजीपी के माध्यम से शासन को जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है। उसके बाद अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस मामले की जो है वो जाँच होगी और कहीं ना कहीं आईपीएस संजीव त्यागी की जो है मुश्किलें जरूर अब बढ़ सकती हैं। रवि, सीधे तौर पर कहा जा सकता है एक तरफ संजीव त्यागी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ एसआईटी को भी ये जांच सौंपी जा सकती है। लेकिन अगर कहा जाए इस पूरे मामले को लेकर तो ये कड़ी कहीं ना कहीं बहुत लंबी नजर आ रही है। इस कड़ी की जो ट्रेन है उसको भी तोड़ा जा सकता है।
जाहिर है कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो लेकर कहीं ना कहीं ये काफी उजागर रहा है। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार सरकार काम कर रही है, साफ सुथरी छवि के लोगों को बढ़ाने की जो कोशिश है वो सरकार की रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो इस तरीके के जब भी कभी मामले आते सरकार ऐसे मामले में सख्त कहीं ना कहीं नजर आती है और ऐसे मामलों में जो भी दोषी होता है उन पर कार्रवाई भी होती रही है। और कुछ ऐसा ही ये भी मामला है संजू त्यागी का, जिस तरीके से ट्रांसफर होने के बाद भारी संख्या में इन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और अब इस मामले की जो है वो जांच की जा सकती है कि अगर ट्रांसफर हो गया था तो अपने ट्रांसफर होने के बाद इन्होंने कैसे ये जो स्थानांतरण है वो किए गए हैं और ये तमाम सारे जो सवाल है ऐसा क्या वजह रही और तमाम सारे जो बात नियमों को दरकिनार कर ट्रांसफर पोस्टिंग जो की गई है वो अपने आप में सवालों के घेरे में। अब ये जरूर है कि अभी इस मामले की जो जांच है वो हो सकती है और इस जांच के आधार पर अगर दोषी पाए जाते हैं संजू त्यागी तो उन पर भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। फिलहाल अभी तमाम सारी चीजें हैं वो सामने आई हैं और जो अगर बात करें जिस तरीके से नियमों को दरकिनार कर जो ट्रांसफर पोस्टिंग संजू त्यागी के जरिए की गई है वो अपने आप में तमाम सारे सवाल है वो उठा रही है। बिल्कुल रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। रुक करेंगे आगरा से, बड़ी खबर है, बस हाईजैक करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी प्रदीप गुप्ता के पैर में लगी है गोली। फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर भलौखरा गांव के पास ही मुठभेड़ देखने को मिली है और साथ ही आप तस्वीरें देखिए, मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें हैं। और साथ ही बाइक पर साथी के साथ जाते समय पुलिस ने घेरा। आरोपी का एक साथी मौके से फरार हो गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एनकाउंटर हुआ है, बस हाईजैक कर ली गई थी। कल यात्रियों से भरी हुई ये बस थी जिसको हाईजैक किया गया था और बदमाश प्रदीप का नाम बस हाईजैक में आया था। बदमाश प्रदीप का नाम बस हाईजैक में आने के बाद पुलिस लगातार जो है तलाश कर रही थी। बदमाश प्रदीप के पैर में गोली लगी, हालांकि जो दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब हो गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान यहीं पर एनकाउंटर किया गया। घटना हुई थी जिसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोज़ाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज सुबह करीब 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है, उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य इनके साथी और इनके जो गाड़ियां जिसने उपयोग किया है। तमाम जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चूंकि बस हाईजैक जिस तरीके से कल की गई थी उसके बाद लगातार जो पुलिस है वो सर्च कर रही थी, तलाश कर रही थी और साथ ही अब एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया है, दूसरा फरार हो चुका है। आगरा में कल बस हाईजैक की गई थी उसके बाद से लगातार पुलिस चेकिंग फिक्सिंग कर रही थी, कई टीमें बना दी गई थी, लगातार धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। प्रदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति का इसमें नाम आया था, पहले श्रीराम फाइनेंस का नाम आया था, लेकिन उसके बाद जब पता लगा कि प्रदीप गुप्ता का अशोक अरोड़ा जो कि मालिक थे बस के, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनसे कुछ लेन देन था, तो इसको लेकर प्रदीप गुप्ता वाली लाइन पर जब पुलिस आगे बढ़ी तो सारी चीजें परत दर परत खुलती रही और प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। कल प्रदीप गुप्ता फरार होने की तैयारी में था, अपाचे गाड़ी से अपने एक साथी के साथ जब फतेहाबाद से जा रहा था तो पुलिस उसकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पैर में गोली लगी है, एक साथी इसका जो थे वो फरार होने में कामयाब रहा है। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, प्रदीप से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं अभी तक? अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन जो थोड़ा ठीक होता है उसके बाद पुलिस से जो विस्तृत पूछताछ करेगी कि आखिर पूरी वजह क्या रही, किस प्रकार से बस को हाईजैक किया गया, क्या प्लान तैयार किया गया था, क्योंकि बस हाईजैक का मास्टरमाइंड है ये प्रदीप गुप्ता,
इसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके पैर में गोली लगी है, अभी इसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। अभी बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कई जगह तेज बारिश हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। घाघरा, कोसी, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल से लगने वाले जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में तबाही सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। तो लगातार बारिश का कहर कहा जा सकता है इसे, जो कि कई जगहों पर अगर राहत है बारिश से, गर्मी से निजात मिली है, लेकिन दूसरी ओर बारिश से आफत भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। पानी पानी यूपी कहा जा सकता है हो गया। आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से जो जल भराव की स्थिति है वो दिखाई दे रही है। गाड़ियां 4 से 5 फीट तक पानी के अंदर यहां पर डूबती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को, राहगीरों को, और जलमग्न सड़कें हो चुकी है। दुकानों के, घरों के अंदर पानी भर चुका है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के तेज बारिश हो रही है। साथ ही हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस थाने के बाहर का आलम आप देखिए। पुलिस थाने का आप हाल देखिए, किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। बागपत की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां यहां पर पानी में डूबती हुई नजर आई है। प्राधिकरण की भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दावे वादे किए जाते हैं कि मानसून सत्र से निपटने के लिए हम तैयार हैं, बरसात के मौसम से निपटने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जलभराव की स्थिति तमाम दावों की पोल खोल रही है। तो पानी पानी हो गई है ये सोसाइटी। हम आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पार्किंग एरिया में भी पानी भर गया है। लोगों को गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही आप बिजनौर की तस्वीरें देख सकते हैं। यहां भी पुलिस खुद रिक्शे वाले का सहारा लेकर रास्ता तय कर रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मथुरा की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा दें। यहां पर हमने देखा था किस तरीके से कल एक बस जो है वो बीच सड़क में फंस गई थी। वहां से पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया, यात्रियों को बसों से बाहर निकाला गया और पूरी बस पानी के अंदर यहां पर डूबती हुई, फंसी हुई नजर आई। और साथ ही तालाब बना है, अंडरपास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की। और लोग वहां पर कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि सड़कें जो है वो नदी और तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहीं गाजियाबाद में भी बारिश से जलभराव है। जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है और बारिश ने खोली है प्रशासन के तमाम दावों की पोल। नोएडा में बारिश से बुरा हाल है। बारिश के पानी में गाड़ियां डूबती हुई नजर आई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप दिल्ली की देखिए, दूसरी नोएडा की है और तीसरी गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाम की समस्या भी देखने को मिली। नोएडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जल जमाव, जल भराव सीधे तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा दें। यहाँ भी जाम की समस्या जो है वो दिखाई दी। कि दिल्ली में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। जल जमाव की समस्या वो दिखाई दे रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवाजाही सीधे तरीके से प्रभावित हो रही है। लेकिन इसी दौरान सड़कों पर नाव चलाने की जो स्थिति है वो भी देखने को मिली है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि नाव अब सड़कों पर चलाने की जो स्थिति है वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। नाव के जरिए अपना रास्ता तय करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीच में एक ऑटो फंसा हुआ है। लोग नाव के जरिए, नाव बनाकर यहाँ से जो रास्ता है वो तय कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों की ओर। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।
पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी को लेकर ट्वीट भी किया। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा सत्र। पहली बार होगी वर्चुअल कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से संवाद के लिए देश के कुछ शहरों में रहने वाले प्रेरक लोगों से रूबरू होंगे। इस बार पीएम जिन शहरों के लोगों से संवाद करने जा रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी फिरोजाबाद में भी शुमार है। कार्यक्रम में पीएम इस बार मुंगेर, मैसूर, करनाल और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की कुछ महिलाओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। ये महिलाएं आत्मनिर्भर है और अपने दम पर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। गोरखपुर के केपियरगंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रयास के बदौलत मछली गांव निवासी बीएड छात्रा के हृदय के दोनों बल्ब बदले जा सकेंगे। विधायक की पहल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की स्वीकृति दी। लॉयल सफारी घूमने बुधवार को इटावा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले लोग हाईजैक होते थे, अब बस हाईजैक हो रही है। शिवपाल सिंह के वादियों के एकजुट करने के बयान वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के हर चाल से सतर्क रहना पड़ेगा। विक्रू कांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार। 50-50 हजार के इनामी बदमाश रमेश चंद्र द्विवेदी, मनीष द्विवेदी गिरफ्तार है। चौबेपुर पुलिस ने बेला रोड क्रॉसिंग से की गिरफ्तारी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। चेक क्लोनिंग बैंकिंग फ्रॉड करने वाला अरविंद तिवारी गिरफ्तार। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान।